नमस्कार, सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है IBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, हम साइंस में चैप्टर नंबर 12 चल रहे हैं, जो कि कौन सा है, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। और उसमें हमने लेक्चर नंबर 2 तक जो है वो वन्य जीवों का संरक्षण और इसका प्रबंधन कैसे करें उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और इस चैप्टर के नोट्स जो है वो इन सभी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब हम जो है आज कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर प्रमुख प्राकृतिक संसाधन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जल जो है ना, जल मतलब पानी, पानी का हम संरक्षण कैसे करें और इसका प्रबंधन जो है हम कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो जल प्रदूषण हुआ है ना, जो जल खराब हुआ है उसका क्या कारण है, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला है भूमि जल का अतिदोहन। भूमि जल का अतिदोहन आप समझ रहे होंगे कि जो भूमि के अंदर, जो पृथ्वी के अंदर जल है ना, उसका अतिदोहन किया जा रहा है, मतलब अधिक मात्रा में उसको यूज किया जा रहा है, जिससे भूमि के अंदर जल जो है वो कम हो गया है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए जल स्रोतों का प्रदूषण, जितने भी जल स्रोत हैं जैसे कि हैंडपंप हो गया, आपका कुआं हो गया, बावड़ी होगी, नहर होगी, वहां पर जो है वो क्या हो रहा है, जैसे कि नदी सबसे बड़ा स्रोत है, तो वहां पर हो क्या रहा है कि उन स्रोतों का प्रदूषण हो रहा है। वहां पर जो है ना गंदगी फैलाई जा रही है, बहुत सी जो है अपशिष्ट जो है वो फेंके जा रहे हैं, तो जिससे हो क्या रहा है कि उन स्रोतों में जो है प्रदूषण हो रहा है, जिससे जो है जल का प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ है जल की आर्थिक मांग। देखिए दोस्तों, जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो जल को, मतलब जल की खपत भी बढ़ेगी। उनको, जनसंख्या को पीने के लिए पानी भी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, उन सभी के लिए पानी चाहिए। तो जिससे होगा क्या कि जल की मांग बढ़ेगी। तो यही बोल रखा है जल की आर्थिक मांग। साथ साथ बोल रखा है मानसून की अनिश्चितता, ठीक है। पहले देखिए, अब मानसून की अनिश्चितता भी बढ़ गई है। पहले तो जो है मानसून टाइम टू टाइम मतलब सिस्टमैटिक चलता रहता था, जैसे कि 4 महीने का जो है वो सर्दी होगी, 4 महीने की गर्मी होगी, 4 महीने की बारिश होगी। लेकिन अब जो है ना वो सिस्टमैटिक नहीं हो गया, अब जो है सब में चेंज आ गया, अनिश्चितता हो गई। तो मानसून की अनिश्चितता, साथ ही साथ जो पारंपरिक स्रोत है ना उसकी उपेक्षा की जा रही है। जैसे देखिए दोस्तों, पहले पानी को जो है ना, पानी की सिंचाई करने की या फिर जो भी पानी को लेने की जो है ना पारंपरिक स्रोत थे, ठीक है, जैसे कि रहट, बावड़ी वगैरह बहुत से होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, पारंपरिक स्रोत। अब उनकी जो उपेक्षा की जा रही है, मतलब उनको जो है नजरअंदाज किया जा रहा है और उसकी जगह जो है वो आधुनिक स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। यह है आपके जल प्रदूषण के कारण। अब हम बात करते हैं जल संरक्षण एवं प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत, कि जल का संरक्षण और प्रबंधन करना है तो उसके सिद्धांत क्या होना चाहिए, मतलब किन सिद्धांतों पर हम चले कि जल का संरक्षण हो सके। तो जल संरक्षण के सिद्धांत जो है ना क्या है, सबसे पहले कि जल की उपलब्धता बनाए रखना। सबसे पहला सिद्धांत यह है कि जल को जो है ना हमारे बीच बनाए रखो, जल की उपलब्धता जो है उसको हम बनाए रखें। साथ ही साथ दूसरा क्या है, जल को प्रदूषित होने से बचाना। दूसरा सिद्धांत यह है कि आप जो है वो जल को प्रदूषित होने से बचाए, ठीक है। तीसरा जो है इसका प्रमुख सिद्धांत क्या है कि जो संदूषित जल है ना को स्वच्छ करके उसका पुनर्चक्रण करना। जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यदि आप अपने किचन में जाते हो और बर्तन धोते हो, तो और जो बर्तन धोने के बाद पानी बचता है उसका आप क्या करते हो, सिंपल सी बात है, आप गटर में फेंक देते होंगे। लेकिन यदि उसी पानी को जो है आप किसी पेड़ों को, मतलब पेड़ पौधों को पिला दो, तो होगा क्या, देखिए उस पानी से आपने बर्तन भी धोए और उस पानी से पेड़ पौधे भी पानी, अपना भोजन जो मतलब पानी पी रहे हैं, तो उस 10 लीटर पानी से जो है वो 2 फायदे हो रहे हैं, 2 काम हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, पानी का पुनर्चक्रण हो गया, मतलब 2 जगह यूज हो गया। साथ ही साथ होता क्या है कि अब तो बहुत से जो है फिल्टर आ गए, तो एक बार जो है ना पानी यूज करने के बाद उसका जो है वापस आप उसको स्वच्छ कर सकते हो, ठीक है ना। तो स्वच्छ करके उसको आप वापस यूज में ले सकते हो। तो ये होता है जल का पुनर्चक्रण, ठीक है ना। बहुत सी तकनीक आ गई, ऐसी तकनीक आ गई है आज के टाइम में कि आप जो है ना बिल्कुल मतलब गटर में पानी को जो है स्वच्छ बना सकते हो। लेकिन वो अभी टाइम लगेगा, फिलहाल तो जो है उसका मतलब थोड़ा सा बेसिक वर्जन ही आया है, ठीक है। तो यह है जल संरक्षण के प्रमुख सिद्धांत, 3 सिद्धांत है। अब आपको बोला कि जल संरक्षण के उपाय, तो देखिए जैसे कि जल संरक्षण के उपाय हो गए, वनों के संरक्षण के उपाय हो गए, साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण के उपाय हो गए। तो इनको पहली बात तो यह है कि याद करने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आप जो है दिमाग से जो है सोच समझ कर लिख सकते हो। और यदि फिर भी आपको डाउट होता है ना, तो एक बार इनको
पढ़ लीजिए कि किस तरीके से लिखना है, उसके बाद तो जो है आप आसानी से लिख ही पाओगे। ठीक है, क्योंकि उनको याद करने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में पहले से ही यह है। कैसे है देखिए, सबसे पहला पॉइंट है जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित कर उसका समुचित नियोजन किया जाना चाहिए। मतलब हमें जो है ना संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए कि जो जल है ना उसको बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा हम घोषित कर दें। मतलब ये बहुत ही बहुमूल्य वाली, मतलब इसका अधिक मूल्य है, यह बहुत ही मूल्यवान है, ये इसको मूल्यवान घोषित कर दे। उसके बाद इसका समुचित उचित तरीके से इसका नियोजन करें, मतलब सही ढंग से इसका उपयोग किया जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको बोला है कि वर्षा जल संग्रहण विधियों द्वारा वर्षा जल का संग्रहण किया जाना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको पता है कि वर्षा जल संग्रहण की बहुत सी विधियां होती है, तो उन वर्षा जल संग्रहण की विधियों से जो है आप क्या कर सकते हो, वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ तीसरा कौन सा पॉइंट है, घरेलू उपयोग में जल की बर्बादी को रोकना चाहिए। ठीक है, जो घरेलू उपयोग हम करते हैं ना, बहुत बार क्या करते हैं, जैसे कि मैं हाथ ही धोना, ठीक है, तो नल चालू कर लिया, थोड़े से हाथ भिगो दिए, फिर अपने हाथ जो है वॉश करने लग जाते हैं, तब तक नल का पानी ऐसे ही जाता है। तो ये क्या है, पानी का वेस्ट है, पानी की बर्बादी है, तो इसको हमें रोकना चाहिए। इसी तरीके से बहुत से कामों में हम जो है क्या करते हैं, घरेलू उपयोग में जल का वेस्ट करते हैं, जल का मिसयूज करते हैं, तो इससे जो है हमें रोकना चाहिए। क्योंकि जल यदि आज एक बूंद बचाओगे ना, तो आने वाले भविष्य में वो एक बूंद आपके ही काम आने वाली है। इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, अब है आपका चौथा पॉइंट कि भूज जल का अति दोहन नहीं किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है अति दोहन, मतलब आपको जितनी आवश्यकता है ना भूमि के जल की उतना ही लो, ज्यादा मात्रा में न लो, उसका जो है आप अति दोहन न करो। यही यहाँ पे बोल रखा कि भूज जल का अति दोहन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है जल के प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। जो जल है ना, जो आपका पानी है, उसको आप प्रदूषित होने से किसी भी तरीके से रोकिए। ये आप दिमाग लगाइए कि आप किस तरीके से रोक सकते हो। साथ ही साथ जल का पुनर्चक्रण कर काम में लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बर्तन धोने वाला एग्जांपल बताया कि बर्तन धोने के बाद जो बचा पानी उसको जो है आप पेड़ों में यूज कर दो, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, जल का पुनर्चक्रण। तो यही जो है यहाँ पे बोल रखा है कि जल का पुनर्चक्रण कर, इससे जो है वो काम में लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है आइडिया लग गया होगा किस तरीके से जल संरक्षण के उपाय आ गए, तो आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, यह है आपके जल संरक्षण के उपाय। अब हम देखते हैं कि समाकलित जल संवर्ग प्रबंधन जो है वो होता क्या है। समाकलित जल संवर्ग प्रबंधन, देखिए ये मतलब ये जो है ना नाम से बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन है नहीं टफ। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जल संवर्ग प्रबंधन जो है ना, उसको क्या किया जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष की भूमि व जल प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी व तकनीकों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब वहां पर जो है ना आप अपना गांव ले लीजिए। ठीक है, अब अपने गांव में जो है ना आपने कोई ऐसा क्षेत्र निर्धारित कर लिया जहां पर जो है आप वहां पर कृषि करने के लिए, वहां पर जो है ना बहुत से काम करने के लिए जो जल है ना उसका जो है आप संरक्षण करोगे। ठीक है, यही है आपका समाकलित जल संवर्ग प्रबंधन। जैसे कि देखिए जल प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी व तकनीकों का सम्मिलित प्रयोग होता है। देखिए होता क्या है, जल संवर्ग एक ऐसा क्षेत्र है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। जल संवर्ग का प्रयोग सुविधा अनुसार छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों में विकास के लिए किया जाता है। देखिए होता क्या है इसमें, जैसे कि आप अपने गांव के बारे में सोचिए। अपने गांव में जो है ना आप अपने एक जगह पानी इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि आपने क्या किया, पानी तो इकट्ठा कर लिया, अब उसके पास जो है ना एक छोटा सा, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक छोटा सा कुआं बना लिया, तो वहां पर जो पानी इकट्ठा हुआ है ना, तो वहां से जो है ना एक बिंदु मतलब कुएं में जाएगा। ठीक है, और उस कुएं से जो है ना आसपास के जितने भी क्षेत्र है, जितने भी खेत है, उन खेतों में पानी जो है वो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है आपका जल संवर्ग प्रबंधन, समाकलित जल संवर्ग प्रबंधन। इसको जो है आप 3 लाइन है आप अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे जो है वो जल का प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है, इसकी क्या तकनीक है उसको हम पढ़ते हैं। और उसके बाद है आपका पेट्रोलियम और कोयला, इसको जो है पढ़ लेते हैं। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विथ नोट्स। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वर्षा जल संग्रहण की। देखिए वर्षा जल संग्रहण जो है वो क्या होता है, देखिए इसमें जो है ना जो वर्षा जो हमारे टाइम टू टाइम बारिश होती है ना, उस बारिश के जल को जो है ना
कई मतलब बहुत सी ऐसी विधि है, उन विधियों से जो है वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, और वर्षा के जल को संग्रहित करने की राजस्थान में जो है वो अपने अलग तकनीक है, बहुत सी जो है राजस्थान में तकनीक है। तो वो तकनीक कौन कौन सी है, उन तकनीकों को जो है अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली तकनीक है खाड़ीन। ठीक है, कौन सी तकनीक है? खाड़ीन। अब ये खाड़ीन में क्या होता है, देखिए खाड़ीन जो है ना एक मिट्टी का क्या होता है, अस्थाई तालाब होता है, मिट्टी का बना हुआ अस्थायी तालाब है, जो न है जो कहाँ पे बनाया जाता है, जो ढाल वाली जमीन होती है ना, ढाल वाली जमीन होती है, उस ढाल वाली भूमि के नीचे जो है वो निर्मित करते हैं। ठीक है, और इसकी खासियत क्या होती है कि इसके दो तरफ तो मिट्टी की दीवार होती है और तीसरी तरफ जो है ना क्या होता है, एक बड़ा सा पत्थर की दीवार होती है जो कि बहुत ही मजबूत होती है। और जब ये खाड़ीन खाली हो जाती है, मतलब इस खाड़ीन का जल जो है वो सूख जाता है, तब इस खाड़ीन पर जो है ना वो कृषि की जाती है। तो यह है खाड़ीन की विशेषता। ये कौन से हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्षा जल संग्रहण की राजस्थान की प्रचलित विधियां। दूसरी है आपका तालाब। तालाब तो जो है आप सभी लोग जानते होंगे, तालाब जो है राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की प्राचीन विधियों पद्धतियों में से एक है। साथ ही साथ तालाब की तलहटी पर जो है वो कुआं होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, बेड़ी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बेड़ी। अब हम बात करते हैं झील की। झील जो है ना तालाब से भी पुराना तकनीक है, तालाब से भी पुराना जो है ना झील वर्षा जल संग्रहण की अति प्राचीन, मतलब बहुत ही पुराने समय से चलती आ रही है, अति प्राचीन पद्धति है। झीलों से रिसने वाला, मतलब झीलों से जो पानी रिसता है ना, तो रिसने वाला पानी जो है ना उस झील के नीचे जितने भी जो आप बोल सकते हो जितने भी जो है ना जल स्रोत होते हैं, जैसे कि कुएं हो गए, आपकी बावड़ी हो गए, हैंडपंप वगैरह जो भी हो गए, उन सब का जो है वो जल स्तर बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, यह जो है आपका झील। अब हम बात करते हैं बावड़ी की। बावड़ी जो है वो क्या होता है? तो बावड़ी जो है ना राजस्थान में बावड़ियों का एक अलग ही स्थान है। साथ ही साथ बावड़ी में उतरने हेतु जो है ना क्या बनाई जाती है, सीढ़ियाँ और तिबार बनाए जाते हैं। ठीक है, आपने जो बहुत सी देखी होगी राजस्थान में, मतलब बावड़ी जिस मतलब एक तरीके का वो कुएं होता है, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए हम क्या करते हैं, सीढ़ी बना देते हैं। ठीक है, ये बहुत से जो है जिलों में प्रसिद्ध है, तो इसको जो है आप कभी देख सकते हो। और ये कलाकृतियों से संपन्न होते हैं, मतलब इसमें जो सीढ़ियां बनाई जाती है ना वो मतलब कलाकृतियों वाली, मतलब अलग अलग, मतलब देखने लायक बनाई जाती है सीढ़ियां। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं कलाकृतियां। साथ ही साथ लास्ट में है आपका टोबा। अब टोबा जो है वो क्या होता है? टोबा थार के रेगिस्तान में टोबा जो है वो क्या है, जल संग्रहण का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है, और यह नाड़ी के आकार का होता है। किस आकार का होता है? नाड़ी के आकार का। ठीक है, तो यह है आपके वर्षा जल संग्रहण की राजस्थान की प्रमुख विधियां। ठीक है, तो इन सबको जो है आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, सिंपल है। अब हम बात करते हैं कि कोयले एवं पेट्रोलियम का संरक्षण। कोयला और पेट्रोलियम, सबसे पहले इसमें कोयले और पेट्रोलियम में बात करते हैं कोयले की। कोयला तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। कोयला क्या है? एक आपका जीवाश्म ईंधन है, जो कि ईंधन का बहुत ही मतलब पारंपरिक और प्राचीन स्रोत है। ठीक है, अब जो है ना सबसे पहली बात आती है कि कोयला जो है उसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, कोयला का निर्माण कैसे हुआ इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज से हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले क्या थे, पेड़ पौधे होंगे पृथ्वी पर। पेड़, मनुष्य तो नहीं थे, लेकिन मनुष्य पृथ्वी जो है उस पर पेड़ पौधे थे, अलग अलग तरह की नदियाँ थी। ठीक है, और मतलब बहुत से जो है वो मतलब पृथ्वी पर बहुत से मतलब जीवाश्म थे। अब हुआ क्या कि किसी भी तरीके से कोई भूकंप आ गया मान लो, या फिर कोई भी जो है ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जिससे क्या हुए कि वो बड़े बड़े वन क्षेत्र और जो कच्चे क्षेत्र है ना वो क्या हो गए, पृथ्वी के अंदर दब गए। अब वो पृथ्वी के अंदर दब गए ना, तो हुआ क्या कि उसके ऊपर बड़ी मतलब तलछट वगैरह, पूरी पृथ्वी की धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ आ गए, और उनके ऊपर जो है वो दबाव काफी बढ़ गया। ठीक है, अब पृथ्वी के अंदर तो जो है आपने सुना होगा कि तापमान जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो पृथ्वी के अंदर इतना नीचे तापमान भी खूब ज्यादा, ऊपर जो है बहुत सारा वजन आ गया, मतलब भार भी खूब ज़्यादा। तो ऐसे में जो है ना वो जो जीवावशेष थे, जो आपके जो वन और कच्चे क्षेत्र के जो आपके पेड़ पौधे थे, वो जो है ना क्या हो गए, कोयले में धीरे धीरे परिवर्तित हो गए। ठीक है, इससे हम कहते हैं, इस तरीके से हम कहते हैं कि कोयला का निर्माण जो है वो पृथ्वी के अंदर दबकर उच्च दाब के कारण हुआ है। ठीक है, यही जो है यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है। लगभग करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी घने जंगलों, कच्चे क्षेत्रों और जल धाराओं से परिपूर्ण थी तथा वनस्पति समूह की जल में गिरकर जो है मौत हो गई। वनस्पति
जल में गिर गए, साथ ही साथ वो पृथ्वी के अंदर दब गए, जिससे जो उनकी मौत होगी और वे पृथ्वी के अंदर दब गए। पृथ्वी के अंदर उच्च दाब व उच्च ताप के कारण ये जो जीवावशेष थे, जो पेड़ पौधे थे, वो जो है वो कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो कोयले का निर्माण किस तरीके से हुआ है ये तो जो है आपको पता चल गया होगा। बात जो है सिंपल से समझ में आ गई, पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब गए और उच्च दाब और ताप के कारण वे कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, अब जो है ना बात करते हैं कि कोयले जो है वो कई प्रकार के होते हैं। अब उन प्रकारों को हमने कैसे ज्ञात किया? कोयले जो नमी रहित कार्बन है ना, उसकी मात्रा के आधार पर। मतलब एक तो मतलब बिल्कुल सूखा प्योर जो कोयला होता है, एक ऐसा कोयला होता है जिसमें ज़्यादा मतलब नमी की मात्रा होती है, तो उसके आधार पर कोयलों का वर्गीकरण किया गया है। तो इस आधार पर कोयले जो है 4 भागों में बांटे गए हैं। सबसे पहला है एंथ्रासाइड, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। ठीक है, और इसमें से जो एंथ्रासाइड है ना, वो सबसे प्योर सबसे बेस्ट कोयला होता है, जिसमें कार्बन के लगभग 95 to 98% की मात्रा पाई जाती है। कितनी? 95 से 98। ठीक है, तो यह है आपके कोयले के 4 प्रकार, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, आपको याद हो जाएगा एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये जो है आपके कोयले के प्रकार है। अब हम बात करते हैं कि कोयले का जो पंजक आसवन है, वो पंजक आसवन क्या होता है। पंजक आसवन आपको पूछ लिया कि कोयले का पंजक आसवन होता क्या है। तो जब हम कोयले को हवा की अनुपस्थिति में, मतलब वहां पर हवा जो है बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए, हवा की अनुपस्थिति में लगभग 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम कोयले को गर्म करते हैं ना, तो कोयले से कोल गैस और अमोनिया प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं? कोयले का पंजक आसवन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि जो कोयला है ना, उसको वायु की अनुपस्थिति में लगभग 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? कोल गैस और अमोनिया प्राप्त होती है। इसे हम कहते हैं कोयले का पंजक आसवन। ठीक है, तो यह है आपके कोयला का पूरे उस कोयले के संरक्षण के बारे में पूरे कोयले की टिप्पणी। अब हम बात करते हैं कि कोयले का संरक्षण। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि कोयला कैसे बना। पृथ्वी के अंदर बहुत सी जीवावशेष मतलब पेड़ पौधे थे, वो दब गए और दबने के कारण जो है ना, वो उस पृथ्वी के अंदर चले गए। वहाँ पर उच्च दाब और ताप के कारण जो है वो कोयले में परिवर्तित हो गए। अब इस कोयले को बनने में कितने टाइम लगा? करोड़ों वर्ष। मतलब कोयला जो है ना एक सीमित है, जो पृथ्वी के अंदर पहले से है उतना है। अब अगर हम नया बनाने जाएंगे तो करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। मतलब अब तो पॉसिबल है नहीं। जो पहले का बना हुआ है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, और जो पहले का बना हुआ है वो तो लिमिटेड है। अब हम उसका यदि ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, तो वो लिमिटेड कोयला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और यदि लिमिटेड कोयला ख़त्म हो गया तो हम जो है आगे इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, और यह कोयला पृथ्वी से नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है हमें कोयले का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम और कोयले के संरक्षण के कुछ एक थोड़े बहुत टॉपिक है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। ठीक है, अब पेट्रोलियम क्या होता है, इसका निर्माण कैसे हुआ? देखिए, पेट्रोलियम जो है ना, उसका भी निर्माण कोयले की तरह हुआ। जिस तरीके से वनस्पति जो है वो पृथ्वी के अंदर दबकर उच्च दाब उच्च ताप के कारण कोयले में परिवर्तित हो गए, उसी तरीके से जो आपके कोयले की तरह जो आपके जीवाश्म ईंधन है ना, उसी तरीके से जो है पेट्रोलियम का निर्माण भी हुआ। देखिए, कोयले की तरह पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन है। इसका निर्माण भी कोयले की तरह पृथ्वी में दबकर उच्च ताप व उच्च दाब से हुआ है, और प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला जो पेट्रोलियम है उसको हम क्या कहते हैं? कच्चा तेल, अपरिष्कृत तेल तथा चट्टानों का तेल आदि भी कहा जाता है। अब आप सोचोगे कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ? हमें तो अच्छे से समझ में नहीं आया। तो हुआ क्या? देखिए कि जो वनस्पति पहले आज से करोड़ों वर्ष पूर्व क्या थे, पृथ्वी पर वनस्पति थे, बहुत सारे आपके कच्चे क्षेत्र थे, बहुत से पानी मतलब बहुत से जो है जल की धाराएं थी। तो हुआ क्या कि किसी भूकंप या प्राकृतिक आपदा की वजह से वो पृथ्वी के अंदर दब गए होंगे। तो पृथ्वी के अंदर जो है उच्च ताप होता है, उच्च दाब होता है। ठीक है, अब उच्च ताप उच्च दाब के कारण जो है ना, कुछ जो जीवावशेष बचे थे कुछ तो कोयले में परिवर्तित हो गए, और उनके अंदर से कुछ तेल वगैरह जो है वो निकला होगा, तो वो जो है वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। मतलब कोयले और पेट्रोलियम का जो निर्माण है ना, वो सेम तरीके से हुआ है। और जब प्राकृतिक रूप से पेट्रोलियम मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, देखिए, प्राप्त पेट्रोलियम को कच्चा तेल, अपरिष्कृत तेल या फिर चट्टानों का तेल भी कहा जाता है। इसको जो है आप याद रखिए। अब जो है ना, बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेट्रोलियम और पेट्रोल एक ही चीज़ है। देखिए, मैं ये बता देता हूँ कि पेट्रोलियम भी अलग है और पेट्रोल भी अलग है।
पेट्रोल को पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम से आपका वैसलीन बनता है, आपका पेट्रोल बनता है, आपका डीजल बनता है, आपका केरोसिन बनता है। ये सब किससे बनते हैं? पेट्रोलियम से, ठीक है। और पेट्रोल तो जो है वो पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, तो इसमें जो है आप कंफ्यूज मत होना। तो यही जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग अलग किया जाता है। प्रभाजी आसवन से पेट्रोल, देखिए ये मिला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन आदि जो है वो प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम क्या है और पेट्रोल क्या, ये आपको समझ में आ गया होगा। और वैसलीन, आपका डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस किससे प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम से। कैसे? पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन करके, ठीक है। तो यह है आपका पेट्रोलियम। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सतत पोषणीय विकास। ये जो है आपको 1-2 नंबर में पूछ सकता है। तो सतत पोषणीय विकास क्या है? कि किसी भी संसाधन का प्रयोग हम इस तरीके से करें कि उस वस्तु का प्रयोग केवल हम ही नहीं बल्कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है ना वो भी कर सके, ठीक है। यही जो इसमें लिख रखा है, तो आप इसको जो है उतार दीजिए। अब हम पढ़ते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है, तो उसमें जन भागीदारी क्या है, जनताओं की भागीदारी क्या है? तो उसमें सबसे मोस्ट है, जब सबसे फेमस एग्जाम्पल है आपका चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन को कैसे लिखना है, मतलब एग्जाम में आ जाए तो 1-2 लाइन 1 नंबर में आ जाए तो ये लिखना है इस तरीके से। अब जो है ना चिपको आंदोलन बहुत ही अच्छा है आपका, आदरणीय, मतलब ये आप आदरणीय आंदोलन है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। कहानी है तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि जोधपुर के पास एक गांव है खेजड़ली, ठीक है। अब जोधपुर के उस टाइम के कोई राजा थे, तो जोधपुर के राजा को कुछ काम पड़ा होगा या फिर कुछ जो है निर्माण करवाना होगा, तो उन्हें जो है वो लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। तो राजा ने जो उसके सैनिक थे उनको आदेश दिया कि आप जाओ और जाकर जो है क्या लेके आओ, आसपास के गांवों से लकड़ी लेके आओ, ठीक है। तो सैनिकों ने राजा की आज्ञा मानी और राजा जो सैनिक जो है वो आसपास के गांव में क्या वो लेने चले गए, लकड़ी लेने चले गए। तो वो जो है वो कौन से गांव में पहुंच गए? खेजड़ली गांव में। अब खेजड़ली गांव में पहुंच गए, उनको जो है वहां पर वृक्ष दिखे, खेजड़ी, ठीक है। खेजड़ी वृक्ष दिखा तो वो सैनिक जो है उस खेजड़ी वृक्ष को काटने लग गए। लेकिन उस समय वहां पर जो है वो अमृता देवी, श्री अमृता देवी और जो है ना उनकी 2 पुत्रियां भी थी। तो अमृता देवी ने जो है उन सैनिकों को रोका और मना किया कि मैं जो है वो इस खेजड़ी वृक्ष को काटने नहीं दूंगी, ठीक है। सैनिकों ने उनको, जो अमृता देवी, उनको धमकाया कि आप जो है ये राजा की आज्ञा है, आप जो है हमें खेजड़ी वृक्ष जो है वो काटने दीजिए। फिर भी जो है वो अमृता देवी नहीं मानी। तो जो है ना सैनिकों ने क्या किया, वापस राजा के पास गए और राजा के पास जो घटना हुई खेजड़ली गांव में वो जाके राजा को सुनाई। तो राजा ने ऑर्डर दिया कि जो भी बीच में आए ना उसको सबको काट दो। ये जो है आपका क्या, राजा ने आपको मतलब उन सैनिकों को ऑर्डर दे दिया, ठीक है। तो सैनिक तो जोश में भर के आ गए, राजा की आज्ञा मानने लगे। तो वो वापस खेजड़ी गांव में गए और जो है ना लास्ट बार वापस अमृता देवी को जो है वो चेतावनी दी कि आप जो है बीच में से हट जाओ, नहीं तो जो है हम इस पेड़ के साथ साथ आपको भी काट लोगे, हम आपको भी काट लेंगे। तो अमृता देवी तो माने नहीं कि नहीं, हम तो खेजड़ी जो वृक्ष है उसकी रक्षा करेंगे। तो हुआ क्या कि सैनिक अब जोश, मतलब बिल्कुल नाराज हो गए, बिल्कुल क्रोधित हो गए और सैनिकों ने जो है वो खेजड़ी वृक्ष को काटने के लिए, साथ ही साथ अमृता देवी जो है ना जैसे सैनिक खेजड़ी वृक्ष को काटने लगे, अमृता देवी जाकर उसे खेजड़ी वृक्ष से चिपक गई और उन सैनिकों ने खेजड़ी वृक्ष को काटने के लिए सबसे पहले अमृता देवी को काटा और अमृता देवी के साथ साथ जो है खेजड़ी वृक्ष को काटने लगे। जैसे ही अमृता देवी को काटा तो उस समय उनकी 2 लड़कियां भी वहां पर खड़ी थी, ठीक है। तो वो लड़कियां भी जाकर खेजड़ी वृक्ष से चिपक गई और उन्हें भी साथ साथ काट लिया गया सैनिकों द्वारा। और जैसे ये बात मतलब जो पास के लोग थे उनको पता चली तो वहां की ज्यादातर स्त्रियां जो है ना वो आई और उसे खेजड़ी वृक्ष से चिपकने लगी। अब होता क्या था कि उस टाइम जो है ना जो गांव के पुरुष होते हैं वो बाहर काम करने जाते थे और घर की महिला जो है वो क्या है घर में काम करती थी। तो ज़्यादातर महिला थी, तो महिलाएं जो है आकर खेजड़ी वृक्ष से चिपकने लगी और सैनिक एक एक करके महिला को काटने लगे, ठीक है। अब जो है ना सभी लगभग बहुत सी महिला को काट लिया। तो जैसे ही उन वहाँ जो गाँव के कुछ पुरुष थे उन पुरुषों को भी पता चला और पुरुष भी वहाँ पर आ गए और पुरुष भी आकर खेजड़ी वृक्ष से चिपकने लगे, ठीक है ना। तो साथ साथ पुरुषों को भी काट लिया गया। तो इस यही क्रम चलता रहा और वहाँ उस खेजड़ी गांव के जो लोग थे, जो बिश्नोई समुदाय थे, जो कि बहुत ही माना जाता है कि शूरवीर होते हैं, अपने मतलब बहुत ही वो मतलब उनमें बलिदान की भावना खूबी होती है। तो उन्होंने लगभग 363 बिश्नोई स्त्री पुरुष और जो बच्चे थे उन्होंने अपना बलिदान
बलिदान दे दिया। ठीक है, और जैसे यह बात राजा को पता चली तो राजा ने तुरंत सैनिकों को ऑर्डर दिया कि यह जो है मतलब मना कर दिया कि आप जो है अब इस खेजड़ी वृक्ष को काटने मत दो, अब जो है आप इस खेजड़ी वृक्ष को मत काटो। ठीक है, तो उस समय जो है ना देखिए खेजड़ी का के स्त्री पुरुष और महिलाओं ने जो बिश्नोई समुदाय के थे उन्होंने पेड़ों की खेजड़ी की रक्षा करने के लिए उस खेजड़ी वृक्ष से चिपक गए और जो अपना बलिदान दे दिया। तो इसलिए जो है ना इस आंदोलन को क्या कहा गया, चिपको आंदोलन। मेरा ये वीडियो जो है बहुत से मेरे भाई बिश्नोई समुदाय के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देखे होंगे, तो यदि आप देखे हो तो जो है ना हमें आपके ऊपर बहुत ही गर्व है कि आपके जो पूर्वज है इतने शौर्यवीर शूरवीर और जो है बलिदान पूर्वक थे, तो जो है हम उनको बड़ा ही नमन करते हैं। और दूसरे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जो है ना एक बार अमृता देवी की उनके ये शौर्य गाथा थी, उनके बलिदान को जो है समर्पित करते हुए जो है उनके लिए कुछ एक शब्द जो है आपको हो सके वो लिख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे में ये आंदोलन स्टार्ट किया। तो इससे क्या हुआ कि पूरे देश में ये बात फैल गई। अब ये देश में पूरी बात फैल गई तो सभी जगह जो है धीरे धीरे छोटे छोटे आंदोलन होने लगे जिनको हम कहते हैं चिपको आंदोलन। ठीक है ना, तो चिपको आंदोलन क्या है आपको जो समझ में आ गया होगा। और सबसे गर्व की बात यह है कि हमारे राजस्थान में यह शुरुआत हुआ और राजस्थान में खेजड़ली नाम का एक गाँव है जोधपुर के पास, वहाँ के बिश्नोई समुदाय के लोगों ने यह स्टार्ट किया। ठीक है, तो यह है आपका चिपको आंदोलन। अब इस चिपको आंदोलन को जो है आपने समझ लिया, बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। कैसा समझा है, किस तरीके से समझा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अमृता देवी की जो बलिदान पूर्वक उन्होंने जो बलिदान दिया उसके लिए भी जो आपको हो सके उसके लिए 2 लाइन जो है आपकी बनती है जरूर। ठीक है, अब है ना थोड़ा और आगे बढ़, बस आपका जो है आपका चैप्टर तो हो ही गया है। एक तो और इन्फॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं कि जो खेजड़ी है ना उसको हम थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। जो खेजड़ी है ना एक वृक्ष, उसको हम थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं क्योंकि यह रेगिस्तान में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए हम कल्प वृक्ष भी कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम यदि आपको कोई पूछ ले एग्जाम में तो क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है, क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। और आपको पता होगा कि खेजड़ी को हम राजस्थान जो है ना, राजस्थान ने खेजड़ी को अपना राज्य वृक्ष घोषित कर रखा है। ठीक है, तो यह जो है बात आपको याद होनी चाहिए। तो यह है आपका पूरा चैप्टर प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अमृता देवी के जो बलिदान दिया है उसके लिए यह आज का लेक्चर जो है पूरा का पूरा बिश्नोई समुदाय को जो है वो अर्पित है। ठीक है, तो जो है ना यदि बिश्नोई समुदाय के कोई मेरे भाई बहन है तो वो जो है अच्छे से आप जो है लाइक बटन को ठोक लीजिए, जिससे पता चल जाएगा कि आप जो है अमृता देवी आपके जो पूर्वज थी उनको अच्छे से आप जानते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए आपने ये चैप्टर समझ लिया है। इसके नोट्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और अगला चैप्टर जो है ना बहुत ही अच्छा चैप्टर होगा साइंस में, उसको जो हम जल्द से जल्द अगले दिन ही कल ही जो है आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी से जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और जो है फटाफट आपका इस बोर्ड की तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, साथ साथ बने रहिए RPSC इंड्यूस क्लासेस के साथ।